नमस्कार दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है कक्षा 11 आरबीएससी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें स्मृति यानी कि मेमोरी। तो दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मेमोरी कोई एक शक्ति नहीं है बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है और इसके 3 चरण है। स्मृति की प्रक्रिया जो है, एक तो इसमें होता है कूट संकेतन, यानी सबसे पहले कुछ बातें जो इनकोडिंग होती है, फिर हम उसको स्टोर करते हैं संचयन, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी पुनः प्राप्ति करते हैं। तो ये तो स्मृति की प्रक्रिया हमने पढ़ी। उसके अलावा हमने देखा कि स्मृति जो है उसके 3 प्रकार भी हैं। स्मृति के किस किस प्रकार की? एक तो है स्मृति के प्रकार में संवेदी स्मृति, यानी कि जो सेंसर, केवल हम चीज़ों को देखते हैं, नज़र डालते हैं, उसका समय जो है 1 सेकंड से भी कम ही होता है। दूसरा स्मृति का प्रकार है अल्पकालिक, जिसमें याद रखने की हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 30 सेकंड, जिसे मैंने कल आपको उदाहरण भी दिए थे, घड़ी वगैरह दिखाई थी। और तीसरा प्रकार है दीर्घकालिक, जो लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टर्म अल्पकालिक गजनी वाली, और दीर्घकालिक है जो हम सभी में पाई जाती है और इसमें हम चीज़ों को लंबे समय तक जो है याद रख सकते हैं। अब हम कहाँ कौन सी स्मृति काम में लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आगे पढ़ें। तो ये हमने देख लिया था। अब है अल्पकालिक स्मृति। पहले वाली हमने जो संवेदी स्मृति है 1 सेकेंड वाली, वो हमने देख ली। कालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राकृतिक स्मृति भी कहा है। चलो इसको कर देते हैं हाईलाइट। विलियम जेम्स ने इसको प्राकृतिक स्मृति भी कहा है। इसे सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति, लघुकालीन, अल्प या लघु संचयन भी कहा जाता है। इस तरह की स्मृति का स्थायीपन लगभग 30 सेकंड जो है वो होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें धारणा का शीघ्र ह्रास होता है। इस तरह की स्मृति में 2 मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। पहली STM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। अब मान लीजिए कई बार एकदम सरल प्रश्न आ जाए मगर पढ़ा हुआ नहीं होता है तो वो गलत होने की संभावना रहती है। बाकी ये 20-30 सेकंड याद रखना कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी बात, इसमें प्रवेश पाने वाली सूचनाएं कमजोर प्रवृत्ति की होती है। क्यों? क्योंकि तभी हम उस पर गौर नहीं फरमाते, क्योंकि उन्हें व्यक्ति मात्र 1 या 2 प्रयास में ही सीख लेता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कोई आदमी किसी अन्य व्यक्ति से टेलीफोन पर बातचीत कर सामान की सूची पूछता है। 15 सेकंड रुककर वह सामान की सूची को कागज पर लिखता है, परंतु इस बार वह सामग्री की सही मात्रा को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गौर नहीं किया उन चीज़ों पे, न उनको रिपीट किया, न रिकॉल किया। तो उसने सोचा ठीक है, फिर वो भूल जाता है। जबकि व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बातचीत करते समय सामान की सूची को भी मात्र 1 ही अभ्यास में ही सीख लिया था। तो इस उदाहरण में लघु अवधि स्मृति 15 सेकंड की दिखाई गई है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो समय है वो बहुत कम होता है। अब अगला है वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति। अल्पकालिक स्मृति एक नहीं होती बल्कि इसमें बहुत से घटक हो सकते हैं। तो ये उसी का एक घटक है। कार्यकारी स्मृति में सूचनाओं को सिर्फ लघु अवधि के लिए संचित नहीं किया जाता है वरन उनको संसाधित भी किया जाता है, अर्थात उनका कूट संकेतीकरण भी किया जाता है। कार्यकारी स्मृति में सूचनाओं को ज्यों का त्यों धारण न करके उसके आवाज़ अथवा अर्थ के अनुसार कूट संकेतन किया जाता है, यानी इनकोडिंग जो है वो भी होती है। ये नहीं है कि हमने केवल कुछ चीज़ों को देखा और एकदम ही पूरी तरह से हमने वहाँ कोई प्रोसेस ही नहीं हुई, प्रोसेस उसमें भी होती है। जैसे अक्सर है B कोष्ठक में C तथा D और कोष्ठक में M+ को उसके आकार के अनुसार नहीं बल्कि आवाज़ के अनुसार कार्यकारी स्मृति में कूट संकेतन किया जाता है। जैसे B है, छोटा C है, तो बोला ना छोटा C, ठीक है, बड़ा C, छोटा C, तो सुनकर जो उसका संकेतन हो गया। इसी कारण इसे चेतन का वर्क बेंच कहा जाता है। वर्क बेंच, वर्किंग मेमोरी इज द वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले बेडेल ने कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए मॉडल दिया, जिसे बहुत तत्व मॉडल कहा जाता है। हालांकि बुद्धि का बहुत तत्व का सिद्धांत अलग है, वो किसने दिया है कमेंट करें। इस मॉडल के अनुसार कार्यकारी स्मृति के 3 भाग, पहला घटक और स्वयं निमिक घेरा जो शब्दों के आवाज़ से
संबद्ध सूचनाओं को संसाधित करता है, जिसमें ध्वनियों की संख्या सीमित होती है, मगर उनको दोहराया न जाए तो वे 2 सेकंड के भीतर उनका ह्रास हो जाता है। दूसरा घटक दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है, जो दृष्टि एवं स्थानिक सूचनाओं का कूट संकेतन करता है। इसकी क्षमता भी सीमित होती है। तीसरा घटक केंद्रीय प्रबंधक है, जो उक्त दोनों घटकों के कार्यों को समन्वित, संगठित और उनका निरीक्षण करता है। कार्यकारी स्मृति का समर्थन क्रमिक स्थिति वक्र से होता है। सूची के ऊपरी और निचले भागों में अवस्थित एकांशों का प्रत्याहायन सूची के बीच के भागों में अवस्थित एकांशों की तुलना में उत्तम होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपरी भाग में अवस्थित एकांशों के प्रत्याहायन का कारण प्राथमिकी प्रभाव, जिसे दीर्घकालीन स्मृति के अस्तित्व का, तथा निचले भाग में अवस्थित एकांशों के प्रत्याहान का कारण नवीनता प्रभाव, जिसमें कार्यकारी स्मृति का पता चलता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्यकारी स्मृति अल्पकालिक स्मृति का ही एक हिस्सा है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उत्तम तरीका, जिसे मिलर ने बतलाया, ठीक है, ये थोड़ा काम की चीज़ है कि ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं। खंडीयन विधि, यानी उसको टुकड़ों में बांट लेना। जैसे मान लीजिए हमने पूरे पाठ को पढ़ा, मगर फिर अभी मैंने शुरुआत में आपको रिवीजन करवाया था कि मेमोरी की प्रक्रिया जो है, यानी स्मृति एक मानसिक शक्ति न होकर एक प्रक्रिया है, और उसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे इनकोडिंग, संचयन और पुनः स्मरण। फिर हमने देखा कि स्मृति जो है उसके 3 प्रकार भी पाए जाते हैं। एक तो संवेदी 1 सेकंड वाली, दूसरा है अल्पकालिक 30 सेकंड वाली, और फिर दीर्घकालिक। यानी पूरे पाठ को हमने अलग अलग 2 भागों में बांट के और उनके 3-3 भाग करके और एक जगह उसको यानी याद रखा है हमने। तो वो क्या है? खंडीयन विधि। इसका उदाहरण आएगा। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को 72 की सीमा से बढ़ाया जा सकता है। ये 72 की जगह कुछ और छपना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा गलत छपा हुआ लग रहा है मुझे। उदाहरणार्थ, व्यक्ति अंकों की कोई श्रृंखला याद कर रहा है, मान लीजिए उसको कहा कि 1, 9, 4 ये याद करो, तो इसको संख्या अल्पकालिक स्मृति की क्षमता से अधिक है। क्यों? क्योंकि हम एक बार में हम इसको देखा, याद नहीं रहेगा। हम आपने कहा तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि 1 था, 9 था, लास्ट में 33 था। मोबाइल आते हैं ना, फ़ोन किसी का, लास्ट वाले 2 अंक हम याद रख लेते हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं, तो वो अल्पकालिक स्मृति है। मगर अब आपको याद रखना है, इसको बढ़ाना है, तो व्यक्ति उसके खंड, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना किसी के, टुकड़ों में बांट के, तो वैसे अब 1947, 1948, 1993 टुकड़ों में याद किया तो ये थोड़ा इजी याद रहेगा। और इनको हम लिंक और बिठा दें, 1947 आज़ादी, 1948 गांधी जी की पुण्यतिथि, 1993 मुंबई धमाका, तो इसी तरह से हम लिंक बिठाकर भी याद करते हैं, जैसे कई बार हम जीके में चीज़ें याद करते हैं। दीर्घकालिक स्मृति, तो वो हो गई अल्पकालिक। अल्पकालिक को बढ़ाने का तरीका क्या है? खंडीयन विधि, यानी उसको टुकड़ों में बांट के। अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टि की स्पेलिंग अलग, ट्यूशन की अलग, तो इस तरह से याद करते होंगे। तो ये क्या है? ये एक सरल तरीका है याद करने का। दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी चीज़ें हमेशा हमेशा कई सालों तक याद रहें, जीवन भर याद रहें। विलियम जेम्स ने इस स्मृति को गौण स्मृति भी कहा है। अब इसने तो कह दिया कहने के लिए, मगर अब आप लोगों को इसको स्मृति में बिठाना पड़ेगा। विलियम जेम्स ने इसको गौण। इस तरह की स्मृति में धारणा का ह्रास या विस्मरण कम होता है। इसे अधिगम की मात्रा अधिक होने के कारण धारणा अधिक पाई जाती है। धारणा का मतलब धारण करना, और अधिक दिनों तक याद रहती है। नाम यानी दीर्घकाल, लंबे समय। इस तरह की स्मृति में किसी सूचना को व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड तक तो अवश्य ही धारण करता है। यानी इसकी अवधि कितनी है? 30 सेकंड से अधिक तो अवश्य ही है, 30 सेकंड से प्लस तो इसकी अवश्य ही है, तथा जिसकी कोई अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं होती, क्योंकि एक 100 वर्ष का व्यक्ति भी अपने बाल्य अवस्था की अनुभूतियों को अच्छी तरह से दीर्घकालिक स्मृति में संचित करके रखता है। आप 100 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछेंगे कि बताइए आप उस टाइम के बारे में बताइए जब आपके गांव में देश के प्रधानमंत्री आए थे, आपको घटना याद है क्या? आपको आज़ादी के समय की घटना याद है क्या? आप स्कूल में पढ़ रहे थे
या आपका विवाह हुआ, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद रहती है। विलियम जेम्स ने उसे गौण स्मृति कहा है, इस बात को हम देख चुके हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसे असक्रिय स्मृति भी कहा है। ये ध्यान रखना आपको, असक्रिय, क्योंकि इतनी सक्रिय नहीं है, पड़ी रहती है। जब अब जैसे इन घटनाओं को हम याद थोड़ी करते हैं कि 5वीं तक हम उस स्कूल में पढ़े थे, बार बार याद नहीं करते, रिवीजन जरूरी नहीं करते, मगर वो बस पड़ी है। किसी सूचना को पूरे जीवन काल के लिए संचित रखा जा सकता है या किसी को सिर्फ 2 घंटे तक ही संचित रखा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में कल देखी गई फिल्म का प्रत्याह्यान यानी कि पुनः प्राप्ति कर सकने में सफल हो पाता है, तो यह कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी व्यक्ति के दीर्घकालीन स्मृति में संचित थी। यानी अगले दिन 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आ रहा ना, 1 मिनट या उससे ज़्यादा, तो वो दीर्घकालिक स्मृति का हिस्सा है। हालांकि ये भी है कि ये भी व्यक्ति क्षीण होती है, ये भी दीर्घकालिक की वैसा नहीं है कि जो आपने चीज़ एक बार देख ली तो वो फिर परमानेंट ही हो गई, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। एटकिंसन और शिफरिन स्मृति मॉडल के अनुसार संवेदी स्मृति में जो सूचनाएं प्रवेश करती है उनमें से कुछ ही चयनात्मक अवधान के माध्यम से लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करती है। यानी हमने कुछ चीज़ों पर नज़र डाली, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आपकी नज़र तो सभी जगह रहती है, मगर आपको पता थोड़ी है कौन सी बाइक मिली आपको, कौन से कलर की गाड़ी मिली, कौन सी दुकान खुली थी, कौन सी नहीं थी। विशेष नज़र आपकी जाती है कई बार कि आपको मान लीजिए जूते लेने हैं तो आप उस दुकान पर नज़र डालेंगे, तो जूतों वाली दुकान खुली थी कि नहीं थी। तो चयनात्मक अवधान से माध्यम से लघुकालीन स्मृति में और फिर लघुकालिक स्मृति में प्रवेश पाने वाली सूचनाओं में से कुछ ही सूचना दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। तो आप इसको एक आरेख से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जैसे बहुत बड़ी, मान लीजिए ये अपनी वो स्मृति है संवेदी, ठीक है, इसी का कुछ हिस्सा जो है वो जाता है लघु स्मृति में और इसी का कुछ हिस्सा जाता है दीर्घकालिक स्मृति में, ठीक है। इसका अर्थ यह है वहाँ की सभी सूचनाएं जो संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है लघुकालीन स्मृति में प्रवेश नहीं कर पाती, ध्यान रखना, सभी नहीं जाती। और जो लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करती है उनमें से भी सभी वहाँ नहीं जाती, कुछ सूचनाएं जो है वो ही जाती है, क्योंकि सभी को धारण नहीं रख पाता। नीचे लिखे अंकों की सूची को याद करने का प्रयास करें। 1 9 2 5 4 9 8 1 1 2 1, ठीक है। अब इन्हें निम्न समूह में याद करने का प्रयास कीजिए, जैसे 1 9 25 49 81 121। अब आप बोलिए बिना देखे, 1 9 25 49 181 नहीं 81 और 121। आपने इनमें क्या अंतर पाया? आपके द्वारा एक पंक्ति के सभी अंकों को पढ़ने के बाद आपका मित्र प्रत्याहान करेगा, यानी उनको रिवीजन करेगा। आपके मित्र द्वारा प्रत्याहान की गई अंकों की सही मात्रा की उसका स्मृति प्राप्तांक होगा। आपके सहपाठियों और शिक्षकों के साथ अपने परिणाम की विवेचना कीजिए। प्रक्रमण स्तर दृष्टिकोण क्रेक एवं लॉकहार्ट द्वारा सन 1972 में प्रतिपादित किया गया। इस दृष्टिकोण के अनुसार सूचनाओं का प्रक्रमण विभिन्न तंत्रों द्वारा न होकर एक ही तंत्र द्वारा होता है और सूचनाओं को उसी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर संसाधित किया जा सकता है। प्रक्रमण के प्रथम एवं सबसे निम्न स्तर में सूचना को उसके भौतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं अथवा उसके संवेदी गुणों के आधार पर प्रक्रमण किया जाता है। प्रक्रमण का मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। उदाहरणार्थ, कुत्ता शब्द को उसके अक्षरों के आकार, बड़े अथवा छोटे अक्षर, उसके स्याही के रंग अथवा उसके लिखने के तरीके के आधार पर प्रक्रमण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बड़ा कू लाल कलर का था, ऐसे। व्यक्ति कुत्ता शब्द के उच्चारण की ध्वनि के आधार पर इसका प्रक्रमण कर सकता है। इन स्तरों पर सूचना का विश्लेषण कमजोर रहता है तथा शीघ्र ही सूचना का ह्रास हो जाता है। मान लीजिए आपने कई नाम देखा लिखा हुआ, तो कुत्ता, या मान लीजिए कोई और नाम ले लेते हैं, कबूतर, पक्षी, तो आपको वो नाम जो है वो भी कई बार लिखा हुआ याद आता है कि वो इस कलर से, रेड कलर से लिखा हुआ था, एक अक्षर हरा था, ऊपर की ओर लिखा हुआ था। सूचना का प्रक्रमण तीसरे एवं गहन स्तर पर उसके अर्थ के अनुरूप किया जा सकता है। तो ऐसी सूचनाएं जो है वो जल्द ही ह्रास जो है उनका हो जाता है। आगे चलते हैं, दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, उसको हम आगे देखेंगे। अब 10 वाला,
तो उदाहरणार्थ कुत्ता शब्द को उसके जानवर, उसकी विशेषताओं जैसे उसके रोएं, 4 पैर, 1 पूंछ, उसके स्तनधारी होने आदि के आधार पर तथा उसकी प्रतिमा अपने मन में लाकर उसे अनुभव करने से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कुत्ता नाम लिया तो हमने उसका चित्र का इमेज किया। अब चित्र का इमेज करते ही आपको कैसा याद आया? आपको ब्राउन याद आया, आपको ब्लैक याद आया, या आपको वाइट कुत्ता याद आया, या जर्मन शेफर्ड याद आया? कौन सा याद आया? तो वो हम उसको अपने जो मेमोरी में जो स्तर प्राथमिक रूप से ठहरा हुआ है वही, अर्थात सूचनाओं को उनके संरचनात्मक एवं ध्वनि विशेषताओं के आधार पर प्रक्रमण करने पर वह है एक निचला स्तर का प्रक्रमण, जबकि सूचनाओं के उनके शब्दार्थ के आधार पर कुछ संकेतन करना गहन स्तर का प्रक्रमण है, यानी इमेजिनेशन करना। ठीक है ना? तो एक तो केवल मान लीजिए नाम लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपके सामने कि बटबड़, या मैंने कहा गोडावण, तो गोडावण आपके केवल एक अक्षर याद आ रहा है अगर आपका पक्षी देखा हुआ नहीं है। या जैसे मान लीजिए पेंगुइन, अब पेंगुइन नाम लिया तो पेंगुइन नाम को याद रखना थोड़ा कठिन रहेगा। पेंगुइन का अगर चित्र भी याद रहेगा आपको कि वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, इस प्रकार का सा है, आपने अगर उसकी तस्वीर देख ली, उसका वीडियो देख लिया और असली पेंगुइन को देख लिया, फिर तो कहना ही क्या, जीवन भर ही नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से तो उससे बनने वाली स्मृति का विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है, यानी एक तो शब्दार्थ हो जाए और उसका संकेतन हो जाए तो वो जो शब्द है वो दीर्घकालिक में चला जाता है। हम किसी सूचना को किस तरह से संकेतित करते हैं, हमारी स्मृति उसी का परिणाम होती है। तो ये चीज़ें बहुत काम की है कि हम सूचनाओं को किस प्रकार धारण करते हैं। तभी कई लोग क्या है, केवल पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं, उसके बजाय तभी कहते हैं ना समझिए, तो समझने के बाद में उसको रिपीट कीजिए और कुछ लिंक भी जोड़िए। अब हालांकि यहाँ ये मैं नहीं कहूँगा कि आप हर चीज़ का फार्मूला बनाइए, फिर फार्मूले ज़्यादा हो जाएंगे। इस तथ्य का महत्व अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक है। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है कि नया पाठ सीखने पर उसे रटने के बजाय यदि सूचना के अर्थ को समझना, देखो जो बात अभी मैंने कही वही बात यहाँ आई है वापस, और उसे दूसरे संप्रत्यों, तथ्यों एवं उसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना दीर्घकालिक धारण करने का सुनिश्चित उपाय है। तो सूचना को पहले अर्थ को समझो, फिर उसकी जो धारणा है उसको दूसरे तथ्यों से जोड़ने का प्रयास करो और अपने जीवन के अनुभव से जोड़ो। जैसे मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे थे पावलोव का प्रयोग, तो अपने साथ भी ऐसा होता है क्या? कई बार जोड़िए तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से अब है दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार जिसकी हमें आवश्यकता रहती है। दीर्घकालिक स्मृति भी एकांकी नहीं होती या एकिक नहीं होती, इसके भी कुछ जो है पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है वो होती है। इस दृष्टि से दीर्घकालिक स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है स्पष्ट स्मृति एक्सप्लिक्ट और दूसरी है अस्पष्ट। स्पष्ट स्मृति वैसे स्मृति को कहा जाता है जिसमें संचित सूचनाओं को व्यक्ति स्पष्ट रूप से चेतन पटल पर ला सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हो 5 साल पहले, 2 साल पहले, तो आपको कुछ नज़ारे तो हूबहू याद होंगे। पहाड़ी थी, सड़क थी, आप ऊपर चढ़ रहे थे, आपको डर लग रहा था, साइड में पेड़ पौधे थे, वो स्पष्ट है तथा शाब्दिक रूप से उसके बारे में बतला सकते हैं। जैसे मैंने अभी वर्णन किया तो मैंने माउंट आबू का किया, मेरे दिमाग में वो चल रही थी क्योंकि मैं 3 या 4 साल पहले वहाँ गया था। यही कारण अब आज से मैं 10 साल पहले हम नैनीताल मसूरी भी गए थे, तो कुछ घटनाएं जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, उस पर हम चल रहे थे, डर लग रहा था, बड़े बड़े पत्थर गंगा नदी में वो गोल गोल आए हुए थे, उन पर हम बैठे थे, फ़ोटो खिंचवाई, तो कुछ चीज़ें हूबहू याद है, बाकी भूल गए। तो वो स्पष्ट जो है वो, और यही कारण है कि इसे घोषणात्मक स्मृति भी कहा जाता है, डिक्लेरेटिव, यानी हम उसकी घोषणा कर सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम, भारतवर्ष की राजधानी, अपने घर का पता, बिल्ली, हाथी, इन सब के बारे में अपन बताते हैं। दूसरी ओर अस्पष्ट स्मृति वैसी स्मृति होती है जिसमें कुछ ऐसी सूचनाएं संचित होती है जिन्हें आसानी से व्यक्ति शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी हमें मालूम तो है कि हम गए थे तो राम झूला की टिकट लगी थी, लक्ष्मण झूला की, मगर कितनी लगी याद नहीं आ रहा, कितने आदमी थे हम वहाँ वो भी याद नहीं आ रहा, मेरे साथ कौन कौन थे, 5-7 के नाम याद आ रहे, बाकी के नाम याद नहीं आ रहे। तो वो है दूसरी वाली दीर्घकाल में। इसलिए यानी दिमाग में तो है कि थे साथ में, मगर कौन कौन थे, इसलिए इसे घोषणात्मक, अघोषणात्मक स्मृति और कभी कभी प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहा जाता है। इस तरह की स्मृति में कौशल युक्त पेशीय क्रियाएं
आवर्ती कार्य से उत्पन्न आदत तथा कला के अनुबंधन द्वारा सीखी गई साधारण अनुक्रिया से संबद्ध सूचनाएं सम्मिलित होती है, जैसे साइकिल चलाना, गिटार बजाना, रस्सी कूदना, बास्केटबॉल खेलना इत्यादि। स्पष्ट स्मृति को दो भागों में बांटा गया है, प्रासंगिक और अर्थगत। यह वर्गीकरण टुलभिंग द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। घटनापरक या प्रासंगिक स्मृति। अब हम देखेंगे घटनापरक, यानी दीर्घकालिक स्मृति का ही हिस्सा है। इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में जो है आपके ये पाठ पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।